स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज से हम ऑर्गेनिक अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक में सबसे पहले जो है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि जो हमारे चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक में, उनकी जो सीरीज है कैसे कवर करनी है हमें। ठीक है, बेसिकली पहले एक बार देखते हैं कि कवर अप कैसे करना है अपने पूरे सिलेबस को, एंड आफ्टर दैट हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ठीक है, तो देखो ऑर्गेनिक का जो स्टफ है उसके अंदर आपका सबसे पहले तो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, उसके बाद अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स आता है, फिनोल्स एंड ईथर्स। उसके बाद आता है आपका एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और लास्ट जो आपका चैप्टर रहता है वो है कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर्स का एक स्टफ है आपका। और इन सभी के अंदर जो हमने पढ़ना है वो क्या है कि जो इनका हम कह सकते हैं सीरीज है जो इनकी, और बड़ी कॉमन सी है, जो इनका तरीका है कॉमन सा है। वही कुछ पॉइंट्स हमने जो सभी चैप्टर में कॉमन पॉइंट्स पढ़ने हैं, लेकिन वो कॉमन पॉइंट्स हैं जैसे कि प्रिपरेशन इसकी करेंगे तो प्रिपरेशन इन सभी की होगी इनके चैप्टर में, रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में। लेकिन इसमें एल्केन बनेगा, इसमें अल्कोहल बनेगा, तो यही फर्क आएगा, लेकिन जो मेथड रहेगा वही सेम रहने वाला है। ठीक है, जो पढ़ने का हमारा मेथड रहेगा। और दूसरी बात देखिए, ये जो चैप्टर है हमारा हेलोकेन्स एंड हेलोरीन्स, ये सबसे सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए क्योंकि जैसे आप इसमें देख रहे हैं हेलोकेन्स एंड हेलोरीन्स, ठीक है, तो बात यहाँ पे आती है अल्काइल हैलाइड्स की, आरएक्स की। तो अल्काइल हैलाइड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिससे आप डायरेक्ट अल्कोहल बना सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट ईथर्स बना सकते हो। फिनोल्स हेलोकेन्स में नहीं बनेंगे, लेकिन जो अल्कोहल पार्ट है वो अल्कोहल पार्ट यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। दैट मींस वो हेलोरीन से बनाया जा सकता है जो फिनोल है। ठीक है, नाउ एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, और कार्बन कंपाउंड करने की नाइट्रोजन। दैट मींस कि इसमें हम अमाइंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड से अमाइंस भी बनाए जा सकते हैं। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा जो है हेलोकेन्स है। बेसिकली मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जो भी चीज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो उसका पूरा पूरा इन्फ्लुएंस जो है अपने नेक्स्ट चैप्टर्स पे रहने वाला है। वही बात यहाँ पर रिपीट हो जा रही है मेरी कि जो अल्काइल हैलाइड्स हैं उनसे अल्कोहल, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस बनाए जा सकते हैं। हेलोरीन से आप फिनोल बना सकते हो। ठीक है, बेंजीन रिंग का उसमें रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हेलोकेन्स को। देखो जो कॉमन पॉइंट्स हैं जो मैंने बोला था, ये सभी चैप्टर के अंदर कॉमन पॉइंट्स हमने पढ़ने हैं, वो होंगे कौन कौन से। जैसे हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जैसे इंट्रोडक्शन हो जाएगा उसका। ठीक है, इंट्रोडक्शन में कवर करना है हमने नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसमें आता है प्रिपरेशंस। प्रिपरेशन में कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी, 2 तरह की रिएक्शन आती हैं। सिंपल रिएक्शंस होंगी उसमें जो कि हमारे कन्वर्जन्स में काम आ सकती है, क्वेश्चन बनते हैं कन्वर्जन्स के ऊपर। ठीक है, दूसरा इसमें काम आ सकती है वो चीज़ जो है कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, या फिर इसमें नेमिंग रिएक्शंस आती है, जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा वुड्स रिएक्शन के बारे में, फ्रैंकलिन रिएक्शन के बारे में, ठीक है, कोरेहाउस रिएक्शन के बारे में। तो वैसे ही यहाँ पर इन रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में अपने अपने हिसाब से जो है अलग अलग नेमिंग रिएक्शंस गिवन है। ठीक है, तो उनको हम वन बाय वन कवर अप करेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन कवर करने के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती है जो कि सभी में हमने पढ़नी है। अगेन सेम थिंग, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर वो क्या रहेंगी, कॉमन रहेगी। जैसे बॉइलिंग पॉइंट हमने यहाँ पढ़ना है, वही बॉइलिंग पॉइंट हमने यहाँ पढ़ना है, ट्रेंड सेम रहने वाले हैं दोनों के। ठीक है, तो जैसे जैसे हम चैप्टर कवर अप करेंगे ये जो कॉमन पॉइंट्स मैं बार बार बोल रहा हूँ आप सभी को क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमने इनको कवर करना है। ठीक है, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने हमें हर एक चैप्टर में। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब आ जाएगा कि इनकी केमिकल रिएक्टिविटी किस तरह की है। अगेन इसमें 2 तरह की रिएक्शन आ जाती है, नॉर्मल रिएक्शन जिसका कोई नाम नहीं होगा, ठीक है, कॉमन प्रोसेस होंगे वहाँ पर, और आई मीन यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रोसेस जिसको हम नेम से स्पेसिफाई करते हैं, यानी कि नेमिंग रिएक्शंस हो जाएंगे वो। ठीक है, तो लास्ट जो टॉपिक आ जाता है इसमें वो रहेगा, हर एक चैप्टर में अपने अपने कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि यहाँ पर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप सेपरेशन टेस्ट के बारे में पढ़ोगे जो कि इसमें नहीं पढ़ते हम। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी सेपरेशन टेस्ट के बारे में आ जाता है। ठीक है, इसमें सेपरेशन टेस्ट के बारे में आ जाता है। तो वही कुछ कॉमन टॉपिक्स रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एल्केन्स एंड एल्डिहाइड्स के साथ। बेसिकली मैं यहाँ पर एक चीज कभी भी कवर नहीं करके दिखाऊंगा यहाँ पर, जो होगी आईयूपैक नोमेनक्लेचर। मैं मान के चलूंगा कि सभी को आते हैं बहुत अच्छे से, जिसको नहीं आते हैं पहले वो तो देखो आपको सीखने पड़ेंगे। ठीक है, थोड़े कॉमन नेम्स
जो है साथ साथ मैं बता दूंगा, अदरवाइज बाकी जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है वो आप सभी को क्लियर होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन में। देखो हैलोकेन्स एंड हैलोअरीन्स में क्या रहेगा, जैसे हैलोकेन्स है हमारे और ये है हैलोअरीन्स, ठीक है। अगर इनको वर्ड ब्रेक करके मैं बात करूं तो ये हो जाता है आपका हेलो मतलब हैलोजेंस हो जाते हैं, ठीक है। और अल्केन्स का सभी का मतलब क्लियर है कि ये RH अल्केन्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी अल्केन में से अगर हाइड्रोजन निकाल दे तो बनता है अल्काइल ग्रुप, और सबको पता है कि R जो है सिंबलाइज करता है इसको एक अल्काइल ग्रुप को। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ RH प्लस X2 की या XX की, हाइड्रोजन X2 मॉलिक्यूल की, तो ये हमेशा रिप्लेस करेगा जैसे सनलाइट की प्रेजेंस में, ये याद रखेंगे प्रेजेंस कि जो अल्केन्स हैं सिंपल अल्केन्स होते हैं वो डार्क में कभी रिएक्शन नहीं देंगे सिंपल मॉलिक्यूल के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो यहाँ बनाता है ये RH प्लस HX, एक हाइड्रोजन ऐसे बाहर निकलेगा और एक बनेगा हमारे को एल्केन्स। इस रिएक्शन में नोट करके चलेंगे कि यहाँ पर आप F2 जो है नहीं ले सकते, F2 नहीं ले सकते, यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन नहीं होगा, बाद में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन चैप्टर में, ठीक है, ये चीज आएगी। तो बात यहाँ पे कर रहा हूँ मैं RH की, R का मतलब आता है यहाँ पे अल्काइल बोल दिया जाता है और हैलोजन को अल्काइल हैलाइड। तो हैलोकेन्स या अल्काइल हैलाइड एक ही चीज होती है, और सिंबलाइज किससे करते हैं इसको, RH के साथ, ठीक है। और हैलोजेंस में आप सभी को पता ही है कि ये चीजें चलती हैं, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया, ठीक है। मैंने बताया यहाँ पे फ्लोरीन नहीं लेंगे, उसका अपना एक रीजन है जो कि हम आगे फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे। ना हैलोजेंस की तरफ मूव करें अगर हम, तो वही हैलो का मतलब और एरीन का मतलब हो जाता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं वो आप बेसिकली कवर अप करके आए होगे, ठीक है, जूनियर क्लास में, कि वो कंपाउंड्स जो हकल्स रूल को अच्छे से फॉलो करते हैं, है ना, अच्छे से का मतलब फॉलो करते हैं। अगर हकल्स रूल फॉलो नहीं हो रहा दैट मींस वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, दे आर वेरी हाई नंबर ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है ना, काफी सारे एग्जांपल्स हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के। पॉइंट ये है कि प्रेजेंट हमारा जो सिलेबस है 12th क्लास का, उसमें हमने एरोमेटिक का एक ही मतलब लेकर के चलना है, दैट इज योर बेंजीन, ठीक है। बेंजीन जो होगा दैट्स अ एरोमेटिक कंपाउंड, और उसके साथ अगर हम हैलोजन लगा देते हैं, ठीक है, तो ये बन जाता है आपका हैलोअरीन, क्लियर है सभी को। बेंजीन के साथ अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हैलोजन को, दैट विल बी योर हैलोअरीन। तो ये चीज रहेगी इन दोनों में, हैलोकेन हैलोअरीन्स में। स्टार्ट करेंगे आज हैलोअल्केन से हम, और एक कॉमन पॉइंट आएगा नेचर ऑफ बॉन्ड, वो दोनों के लिए डिस्कस कर लेंगे आज। उसके बाद जो हमारे टॉपिक्स या जो वीडियोस होंगे नेक्स्ट, उसमें हम क्या डेवलप करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हैलोअल्केन को, उसको खत्म करने के बाद हम हैलोअरीन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं जो नेचर ऑफ बॉन्ड है, ठीक है, वो देखते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है इनका। देखो सिंपल एग्जांपल की बात करूं, CH3CH2Cl, ठीक है, इट्स अ हैलोअल्केन, ठीक है। यहाँ अगर बात करूं इसकी, यहाँ पर मैं ब्रोमीन लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमनली हम क्या देख रहे हैं, जैसे ये देखें, इस कंपाउंड को देखो मैं लिख करके इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, और ये भी सबको पता है कि कॉर्नर पे कार्बन होता है। तो मैं बात करूं नेचर ऑफ बॉन्ड की, तो यहाँ पर आपको क्या बॉन्ड दिखाई दे रहा है हैलोकेन में, हैलोकेन का बॉन्ड तो यही है ना, इस हैलोजन की बॉन्डिंग की वजह से ही तो मैं इसको हैलोकेन कह रहा हूँ, डायरेक्ट बॉन्डिंग की वजह से। सेम यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है इस कंपाउंड के अंदर कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड है, इस कंपाउंड में क्या चीज है, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है। तो कुल मिलाकर के जो बात आ जाती है नेचर ऑफ बॉन्ड में, हम वो पढ़ेंगे नेचर ऑफ कौन सा बॉन्ड, CX बॉन्ड, ठीक है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो बात हो हैलोअल्केन्स की या बात हो हैलोअरीन्स की, वहां पर आपको दिखाई देगा बॉन्ड कार्बन और हैलोजन के बीच में, जिसको हम बोलते हैं CX बॉन्ड। अब CX बॉन्ड को जब हम डिटेल में पढ़ने जाते हैं तो इसको दो तरीकों से पढ़ सकते हैं, ठीक है, इनको हम पढ़ सकते हैं दो तरीकों से। दो तरीके कौन से होंगे, अगर मैं हैलोजन के रिस्पेक्ट में बात करूं, हैलोजन बदल सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हैलोजन हो सकता है। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं, एक होगा आपका CF बॉन्ड, एक होगा आपका CCl बॉन्ड, एक होगा CBr बॉन्ड और एक होगा CH बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन रिस्पेक्टिवली सेम है, यहाँ पर जो मैं कार्बन चेन ले रहा हूँ, ठीक है, जो पेरेंट चेन होगी वो सेम ले रहा हूँ। फर्क है फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का।
तो बात यहाँ पर बड़ी सिंपल सी हो जाती है, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होने की वजह से इनके बीच का बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, बड़ी सिंपल सी चीज है। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं फ्लोरीन से आयोडीन तक, तो जो है नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा, और इसके बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। नाउ इट्स वेरी सिंपल थिंग दैट कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, ठीक है, जो बॉन्ड लेंथ रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी हो गया, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी। क्योंकि बॉन्ड जितना लेंथी होगा उसको ब्रेक करना ही उतना इजी है, और कोई बॉन्ड जितना जल्दी ब्रेक होगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये पॉइंट यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो क्लियर है सभी को। ए पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हम बात करें नेचर ऑफ सिक्स बॉन्ड की, तो वो हो जाएगा इनके साइज के रिस्पेक्ट में, यानी कि अगर ये अलग अलग हो। बात करते हैं अगर ये सेम हो तो क्या फर्क पड़ सकता है, ठीक है। अगर सेम होगा अगर सेम होगा तो सेम में जो चीज आती है इस बॉन्डिंग की, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं दो पार्ट्स में। देखो जो CH बॉन्ड है उसमें कार्बन अलग अलग हो सकते हैं, कार्बन हो सकता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, ठीक है, और कार्बन हो सकता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और हो सकता है कि कार्बन जो है sp हाइब्रिडाइज्ड भी हो। पर कोई ये बात की ये जो आ गया हमारा ये क्या बोल रहे थे इसको, अल्काइन के केस में आएगा, ये अल्काइल हैलाइड की बात है, ठीक है, ये हो गया अल्काइल हैलाइड, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हम इसको कवर नहीं करेंगे। तो हमारे पास बेसिकली ये दो चीजें रहेंगी, ठीक है। देखो इसकी मैं बात करूं अगर, तो जैसे ये कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है, तो ये बेसिकली हाइड्रोजन रहेंगे, ठीक है। तो हैलोजन जिस कार्बन के साथ है वो कार्बन डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सपोज अगर यहाँ हाइड्रोजन का कार्बन ही हो तो हमें देखना बॉन्ड है, हैलोजन के साथ वाला कार्बन देखना हमें कौन सा बॉन्ड पे है। अगर वो सिंगल बॉन्ड होगा तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये एक डबल बॉन्ड होता है यहाँ से, ठीक है, एक डबल बॉन्ड होता तो वो कार्बन क्या था, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पर हेलो अल्केन्स में तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, या होगा तो इस तरह से हो सकता है वो, ये जो एग्जांपल होगा ये है CsP3 का, क्योंकि कार्बन जो है वो डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, ठीक है ना, ये कार्बन डबल के साथ अटैच है और इसके साथ हेलोजन नहीं है, तो हम इसको नहीं काउंट करेंगे, हमने काउंट करना है इसको। सपोज यहाँ पर है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, या अगर यहाँ कार्बन कार्बन भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बात है बॉन्डिंग की, सिंगल बॉन्ड चल रहा है जस्ट, ठीक है। तो हेलोजन वाले कार्बन के साथ, ये ना हेलोजन वाला कार्बन, इसके साथ सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ओवरऑल देखें अगर हम इसको तो ये एक हेलो अल्कीन होगा, ठीक है, हेलो अल्कीन है ये ओवरऑल तो, बट बॉन्डिंग की बात करें तो हेलो अल्कीन में भी CsP3 देखने को मिल सकता है, सिंपली एक जो बात रहेगी। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम ले सकते हैं जैसे विनाइल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CH हेलोजन, ठीक है, हेलोजन हो गया, या फिर मैं इसकी तरह दे सकता हूँ बेंजीन। हमारे जो एरीन्स हैं वो इसी के एग्जांपल में आते हैं। इस हेलोजन को कहीं पे भी लगा दो, अगर मैं इस पॉइंट पे लगा रहा हूँ तो देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यहाँ पे, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर यहाँ लगाऊं तो यहाँ लगाऊं तब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सेम टू सेम हर एक पॉइंट पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिलेगा, जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ CsP2 हाइब्रिडाइज्ड। तो एक सिंपल वे में अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया हेलो अल्केन्स के लिए, और ये हो जाएगा हेलो अरीन्स के लिए या विनाइल के लिए, ठीक है। किसके लिए हो जाएगा ये, विनाइल हैलाइड्स के लिए हो जाएगा। विनाइल बोल देते हैं इथीन मॉलिक्यूल के लिए। इथीन मॉलिक्यूल में से किसी भी कार्बन का अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया जाएगा तो जिस पे से कार्बन हटा रहे हैं उसको विनाइल बोला जाता है, विनाइल कार्बन, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया कि CsP3X या CsP2X का क्या मीनिंग है, ठीक है। बात करते हैं थोड़ी सी हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है, इसका फर्क क्या पड़ता है रिएक्टिविटी के ऊपर, बेसिकली हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हम बात पढ़ क्या रहे हैं, नेचर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब कि बॉन्ड का जो नेचर होगा उसके हिसाब से उसकी रिएक्टिविटी भी तय होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करूं sp sp2 और sp3 की, तो s करेक्टर की बात करूं सबसे ज्यादा इसमें 50% होता है, इसमें होता है आपका 33% और इसमें होता है कितना 25%, ठीक है। यहाँ से मुझे बात ध्यान रखनी है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s करेक्टर। तो s करेक्टर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ठीक है। तो यार थोड़ा सा बेसिक कांसेप्ट डेवलपमेंट करनी पड़ेगी आपको। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर ये थोड़ी सी कम जगह है, चलिए वहाँ देता हूँ एग्जांपल।
जैसे बात करूं मैं सिंपल मॉलिक्यूल की CH3 CH2 Cl और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड Cl, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल आ गया CsP3x का, वो CsP2x का, मैं लिख भी देता हूँ CsP3x और ये हो जाएगा CsP2x, ठीक है जी। अब बात है हेलोजन की, हेलोजन मैंने सेम लिया क्योंकि जो डिफरेंस वाला केस है मैं समझा चुका हूँ। पॉइंट आता है कि एक सिंपल फेज में अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल सिंपल फेज में, तो वो होता है कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, तो ये 2.5 के साथ और ये 3.0 के साथ, तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्लियर है सभी को कि क्या आ रहा है, 0.5 का आ रहा है जस्ट, ठीक है। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम ही रहने वाली है 3.0, ठीक है। और क्योंकि वहां पर कार्बन इस डबल बॉन्ड की वजह से sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो s करेक्टर बढ़ रहा है ना वहां पे, sp2 में 33% है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, सिंपल फॉर्म में 2.5 की हो सकता है 2.6 या 2.7 के अराउंड चली जाए, तो 2.6 या 2.7 के अराउंड अगर जाती है तो कुल मिलाकर के इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो तुम देख सकते हो कि क्या हो जाएगा, यहाँ 0.5 तो 0.5 से कम ही आएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना कम होता है पोलैरिटी उतनी कम होगी और रिएक्टिविटी भी उतनी ही कम होगी। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि ये जो है हाई रिएक्टिव है और ये क्या हो जाएंगे, लो रिएक्टिव, ठीक है। वो हाई रिएक्टिव, ये लो रिएक्टिव हो जाएंगे। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं। सिंपली जैसे अगर मैं बात करूं CH3 Cl प्लस KOH एक्वस में, तो रिएक्शन हो जाएगी, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो क्लोरीन को रिप्लेस करेगा और CH3OH प्लस KCl बाहर आ जाएगा। अगर मैं बात करूं इसकी CH2 डबल बॉन्ड CHCl प्लस KOH की एक्वस में, तो यहाँ रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर कार्बन जो है लेस रिएक्टिव है, ऊपर रीजन मेंशन है, वो बॉन्डिंग का ही फर्क पड़ता है इस पे। तो हाइड्रोक्सिल जो है क्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर सकता सिंपल कंडीशंस में, जैसे यहाँ पर तो कोई कंडीशन ही नहीं दी हमने, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन बनता है कि जो हेलोनीन्स हैं जैसे कि, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लोरीन दे देता हूँ और साथ में KOH एक्वस। अब स्टूडेंट करते क्या है, उनको पता है कि KOH जो है क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, अब पोटेशियम क्लोरीन के साथ बाहर जब यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे भी आ ही जाएगा, फर्क किस बात का रहेगा, लेकिन फर्क तो सारा इस कार्बन की वजह से रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है ड्रास्टिक कंडीशंस देनी पड़ेंगी, ऐसी कंडीशंस बनानी पड़ेंगी कि क्लोरीन वहां से स्प्लिट हो, OH उसकी जगह ले। वो कौन सी कंडीशंस होती हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमने जो कवर अप किया वो नेचर ऑफ बॉन्ड का, कि CX बॉन्ड का नेचर कैसा कैसा हो सकता है, ठीक है, उसका क्या क्या फर्क पड़ सकता है रिएक्टिविटी के ऊपर। तो प्रेजेंट जो है हमारा लेक्चर यहीं मैं खत्म कर रहा हूँ उसको, इस कंसेप्ट को समझो, इन क्वेश्चंस को समझो, इन क्वेश्चंस को इस कंसेप्ट के साथ जोड़ करके देखो, ठीक है। और फिलहाल बस इतना ही कवर अप करेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हेलो केसी प्रिपरेशन के साथ, ठीक है। थैंक यू।